क्या आपके साथ में ऐसा होता है कि आप पूरा महीना सैलरी आने का वेट करते हो और सैलरी आते ही वो पैसे कब आपसे महीना ख़त्म होने से पहले ही सब खर्च हो आते हैं, आपको मालूम ही नहीं चलता। आप समझ नहीं पाते वो पैसे गए तो गए कहाँ, क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं होता कि भाई आपने कहाँ कहाँ खर्च करे हैं। और ये दिक्कत ना हमारे साथ अभी से लेकर नहीं बल्कि ना हमारे बचपन से ही चालू हो जाती है। आपने भी कभी नोटिस करा होगा ना, अगर आप भी कभी अपने स्कूल लाइफ में हो या अगर आप कभी देखो अपने स्कूल लाइफ के बारे में, आपने बचपन में देखा होगा जब भी हमारे पास बचपन में कुछ पैसे आते हैं, हमारे माँ बाप हमें पैसे देते हैं चीज़ खाने के लिए, जाओ कुछ चीज़ खा लेना, भाई हाथ में आते ही यूँ उसी दिन पैसे खर्च होंगे, मालूम ही नहीं चलेगा भाई कहाँ खर्च हो गए, है कि नहीं। तो ये चीज़ ना हमारे साथ ना बचपन से ही होना चालू हो जाती है, ये कोई नई बात नहीं है। और आगे चल के ना ये काफ़ी दिक्कत देती है, क्योंकि यही सब चीज़ें ना ईएमआई का रूप ले लेती हैं, भतेरो ईएमआई का रूप ले लेती है। फिर वही ईएमआई हमारी रात की नींद हराम करती है, चैन से सोने नहीं देती। सामने वाले बंदे के जो मेंटल पीस होता है, मन की शांति, उसकी इस कदर ख़राब हो जाती है ना कि वो 24 घंटे वही सोचता रहता है कि उसको ईएमआई पे करना है, डिप्रेशन में चले आता है। आप अगर अभी सिर्फ जॉब कर रहे हो तो आप अभी सिर्फ यही सोचो कि भाई कैसे कैसे करके पैसे बचाऊं। फिर जॉब के बाद जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपको वही पैसे आपके पड़ जाएंगे कम, आपको उसके लिए ज़्यादा अर्न करना पड़ेगा या ज़्यादा सेविंग्स करनी पड़ेगी, उसमें आपको मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब आपकी लाइफ में शादी हुई आगे चल के तो आपको कुछ नया सामान लेना पड़ेगा, नया घर, नई गाड़ी, नया सामान जिसमें और पैसा लगेगा और आप लोगे ईएमआई। तो आप इस ट्रैप में ना फंसते ही चले जाओगे, जो कि होगा मनी का ट्रैप। और हम में से ज़्यादातर लोग उसमें से फंस जाते हैं और फंसे होंगे भी, क्योंकि यार उधार की ज़िंदगी काफ़ी ख़राब होती है। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है ताकि मैं आपको ये नॉलेज दे पाऊँ कि किस तरीके से ना आप इस मनी के ट्रैप से, ईएमआई के ट्रैप से, जो लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज है ना, उससे आप बाहर आ सकते हो। सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है गेन फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंशियल नॉलेज का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल नॉलेज का मतलब होता है पैसों के बारे में जानकारी। पैसे क्या है, उसे कैसे इन्वेस्ट करा जाता है, कैसे सेव करा जाता है, किस तरीके से हम जो है अपनी मेंटेलिटी को अच्छा करके अपने एक्शंस को देख सकते हैं, किस तरीके से हम अपने ना पैसों को ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। और पता है वो कैसे हो सकता है? फाइनेंशियल नॉलेज को लेके। अब आप सोचोगे यार मुझे ये सब चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को तो मालूम है भाई ये सब चीज़ें। तो सच कहूँ ना, आपको कुछ नहीं मालूम। मैं आपको एक किताब रिकमेंड करता हूँ, इसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये किताब आपको सबसे पहले तो पढ़ लेनी है, ठीक है। 200-250 की मिल जाएगी ऑनलाइन, आप इसको ले सकते हो तो ले लो, या तो आपके शहर में जो भी वीकली मार्केट लगता है या मेट्रो स्टेशन के नीचे जो भी किताब बेचने वाला भैया होता है उनसे जाके किताब खरीद लो। क्योंकि इस किताब में ना इसकी कीमत से ज़्यादा कहीं ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज दी गई है, जो कि आपके ना फ्यूचर में काफ़ी आपको रिटर्न देने वाला है। इसमें वो सब चीज़ें अच्छे से बताई गई है कि कैसे फाइनेंशियल नॉलेज जो है आपकी लाइफ को बेटर बना सकती है, किस तरीके से आप पैसों को ट्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से आप बेफजूल के जो खर्चे होते हैं ना उसको आप कर सकते हो कम, जो कि ना लॉन्ग टर्म में ना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देगा। ये सब चीज़ें मेरे को आज भी याद है, जब 11th में होता हूँ ना तो मेरे को ना मेरा एक फ्रेंड होता है जिसने ये किताब के बारे में बताया था, जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। इस किताब को ना जब मैंने पहली बार नाम सुना तो मुझे लगा था भाई क्या होगा, अमीर बाप गरीब बाप, यही होगा ना नाम से मतलब, रिच डैड पुअर डैड, अमीर बाप गरीब बाप। लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ा, इसमें ना अच्छे से बताया गया था रॉबर्ट कियोसाकी के लाइफ के बारे में, किस तरीके से ना उसने अपने लाइफ में सीखा कि किस तरीके से फाइनेंशियल नॉलेज कितनी ज़रूरी होती है, किस तरीके से मनी को ट्रैक करना, इन्वेस्टमेंट, एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, न जाने ऐसी कितनी ही सब चीज़ें इस किताब में आपको मिल जाएगी। उसको पढ़ो। और अगर आप बहुत ज़्यादा कंजूस हो, नहीं पढ़ना चाहते या नहीं खरीदना चाहते, या नहीं आपका मन करता कि भाई मेरे को नहीं पढ़नी किताब, मैं इसको मैं वीडियो में देख लूँगा यूट्यूब में, तो यूट्यूब में भी आपको इसकी भतेरो वीडियो मिल जाएगी, जाके देख लो, वहाँ पर भी आपको नॉलेज मिल जाएगा इस किताब के बारे में। इस किताब में बेसिकली क्या है आपको मोटा मोटा बताता हूँ। इस किताब में आपको फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में प्रॉपर नॉलेज दी गई है, किस तरीके से ना आप फाइनेंशियल नॉलेज ले सकते हो। और आप इसको हल्के पे मत लेना, क्योंकि हर नॉलेज आपके लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। दूसरी जो मैं आपको ज़रूरी चीज़ कहना चाहूँगा वो है कभी भी ईएमआई पे कोई सामान मत लो, कोई सामान भी ईएमआई पे मत लो। मेरे को आज भी याद है, मैंने ये फ़ोन अभी जिससे आप वीडियो देख रहे हो और मेरा लैपटॉप, दोनों ही चीज़ों को जो है मैंने अपने खुद के पैसों में लिया है, यानी कि मैंने जॉब करके इसे खुद लिया है। और वो मैंने ईएमआई पे नहीं, सीधा कैश में लिया है,
लगे हाथ पैसे दिए और वो सामान मेरे को मिला। क्योंकि मेरे को ना ये बात पहले से मालूम थी और मेरे को फाइनेंशियल नॉलेज तो थी कि ईएमआई पे लेना भैया होता है गलत। क्योंकि चलो मान के चलो अगर मैंने ईएमआई पे ले भी लिया, जस्ट एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ। हाँ, मान के चलने की बात नहीं है, मेरा एक फ्रेंड था। हाँ, मेरे को बात याद आई, मेरा एक दोस्त था, उसने ना एक ओप्पो का फ़ोन था 30,000 का, 2023 की ये बात है, ठीक है, दिवाली के समय की बात है। उसने जो है 2023 के दिवाली के समय में ना 30,000 का एक ओप्पो का फ़ोन लिया था। ओप्पो रेनो कुछ नाम उसका वैसे समथिंग होता है। तो उसका ना उसने ईएमआई पे लिया होता है। तो मेरे को भाई इतनी खुंदक आई उसको देखकर कि भाई तो बुद्धू है क्या, ईएमआई पे फ़ोन ले रहा है। उसने मुझे बताया कि भाई उसकी हर महीने की 5,000 की ये जा रही है और कुछ समथिंग पता नहीं 4 या 5,000 की उसकी मंथली ईएमआई जा रही है, 6-8 महीने की, 1 साल की जा रही है, जहाँ पे वो उसकी ईएमआई पे करेगा। मुझे इतनी ज़्यादा खुंदक आई ना उसको देख कर कि मैंने बोला भाई क्या है, बुद्धू इंसान है तू, अगर लेना ही था तो भाई एक साथ ले लेता। अब देखो, जब भी आप कोई भी चीज़ को ईएमआई पे लेते हो ना, आप ना पता क्या कर रहे हो, तो खुद के लिए नहीं कमा रहे हो, तो आप उस कंपनी को पैसे दे रहे हो तो जिसका आपका सामान लिया है कि नहीं। अब वो बंदा है, उसने एक ओप्पो का फ़ोन लिया जो कि उसको पड़ा 30,000 रुपये का। जस्ट एग्जाम्पल मान के चलते हैं 5,000 का वो फ़ोन था, ठीक है, सॉरी 30,000 का वो फ़ोन था। हर महीने की मान के चलते हैं उसकी 5,000 किस्त जाती है, यानी कि 6 महीने में उसकी पूरी ईएमआई कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मतलब पता क्या है, उसको जो है 6 महीना उस मोबाइल के लिए काम करना पड़ेगा। अगर वो काम नहीं करेगा ना भाई, उसका मोबाइल हो जाएगा जब्त, उसका मोबाइल सील हो जाएगा भाई। उसको 6 महीना जैसे तैसे करके उस ईएमआई को पे करना ही पड़ेगा। और न जाने एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। मेरे ऐसे कितने ही दोस्त हैं, पता नहीं बुद्धू भाई के फालतू में ईएमआई पे सामान ले रखा है भाई। और मेरे को ये बात पहले से मालूम थी कि जॉब जो है भैया, अगर आप किसी प्राइवेट जॉब पे हो ना, तो वो जॉब आपकी सिक्योर है ही नहीं, आप कभी भी वहाँ से निकाले जा सकते हो। और ईएमआई पे सामान लेना सबसे ज़्यादा मूर्खता वाली बात होती है। मेरे को आज भी आता है, जब मेरा मोबाइल टूट गया था एक बार, ठीक है, मेरा मोबाइल जो है पूरा उसकी स्क्रीन टूट गई थी और वो बहुत ज़्यादा मोबाइल पुराना हो गया था। मेरा मन नहीं था कि मैं उस मोबाइल को दोबारा चलाऊं, तो मैंने जो है आराम से 4 महीने मिला के, ठीक है भाई, मैंने 5,000 5,000 रुपये ऐसे करके जो है अपने के लिए पैसे जोड़े और अपने के लिए 20,000 का फ़ोन लाया, जो कि अभी आप देख रहे हो सैमसंग का फ़ोन है ये। तो मैं लेने को ना फ़ोन अगले ही दिन से, जब से मेरा फ़ोन ख़राब हुआ था उसके अगले ही दिन से मैं वो फ़ोन ले सकता था, लेकिन फिर भी मैं 4 महीने रुका। पता किस लिए? क्योंकि मेरे को बात मालूम थी कि भाई ईएमआई पे तो कोई चीज़ लेनी ही नहीं चाहिए, ख़राब चीज़ होती है। मेंटेलिटी जो है आपकी ऐसी ख़राब हो जाती है ना, अगर आप एक बार ईएमआई ले लोगे ना, तो आप बार बार जो है उसी ट्रैप में फंसते चले जाओगे, बार बार। अभी आपने ईएमआई पे फ़ोन ले लिया, फिर ईएमआई पे आप कुछ ले लोगे, ईएमआई पे लैपटॉप ले लोगे, स्कूटी ले लोगे, गाड़ी ले लोगे, कोई चीज़ ले लोगे। गलत चीज़ भाई। इंडिया में ना 80% से ज़्यादा आईफोन्स ईएमआई पे खरीदे आते हैं और हमारे सामने फ्लैक्स मारते हैं कि भाई आईफोन पड़ा है। अब भाई तुम गुलाबों की ज़िंदगी जी रहे हो, पता है, चोरों की ज़िंदगी, गुलाम की ज़िंदगी जी रहे हो भाई तुम। इतना समय तुम उस चीज़ के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, जो तुम्हें अर्न करके नहीं देने वाली, उल्टा वो तुम्हारे लाइबिलिटी है, पैसा तुम्हारी जेब से निकलवा रही हो। तीसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा, एसेट और लाइबिलिटीज़ के बारे में बात जान लो। अभी आपके सामने मैंने बताया था ना कि वो आपकी जेब से पैसा निकलवा रही है, लाइबिलिटीज़ है। अब ये क्या होता है वो आपको बताता हूँ मैं इस बारे में। एसेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़, ठीक है, कोई एक ऐसी चीज़ जो कि आपकी जेब में पैसा डाल ली है। और लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज़ जो कि आपकी जेब से पैसा निकाल ली है। सिंपल सी बात है, इससे आसान भाषा में क्या बताऊँ। एसेट लाइक आपका बिजनेस, लाइक आपकी प्रॉपर्टी, लाइक आपका कोई भी काम। एग्जाम्पल के चलते मान के चलते हैं, अब कोई बंदा है, ठीक है, उसके पास 20 लाख रुपए पड़े हैं। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो उस 20 लाख की कोई कार ले ले जिससे उसे मज़ा आएगा, वाह मेरी न्यू कार, उसमें वो घूमेगा, फ्लैक्स मारेगा दोस्तों के सामने, इंस्टा में स्टोरी आएंगी, दोस्त बोलेंगे वाह भाई तू ही असली शेर, चल। वहीं पे अगर उस बंदे ने उस 20 लाख का, मान के चलो अगर भाई उसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया होता, या उसने कोई 20 लाख की कोई भी प्रॉपर्टी या फ्लैट ले लिया होता ना, उसको हर महीने वहाँ से ना एक रेंटल इनकम आना चालू हो जाती है, रेंटल इनकम। और वो वही नहीं, लगे रहती भाई, वो एसेट होता है उसकी जेब में। एसेट का मतलब ही होता है पैसा जेब में डालना, और लाइबिलिटीज का मतलब ही होता है पैसे जेब से निकालना। पहले बंदे ने जो है 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ले ली, अब उसको वहाँ से रेंट आ रहा है हर महीने का,
ठीक है, 5-10 हज़ार, 5-10 हज़ार, 5-10 हज़ार। दूसरे बंदे ने क्या करा, उसकी कार ले ली। पहले तो भाई उसको बहुत मजा आया, वाह मेरी न्यू कार। दोस्त भी कह रहे हैं वाह यार, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। 6 महीने 1 साल बाद क्या हुआ, उसकी गाड़ी जो है थोड़ी आउटडेटेड होने लग गई, आउटडेटेड, खटारा है, पुरानी गाड़ी हो गई अब उसकी। अब उसको ना नई गाड़ी चलाने का मन हो गया था। और समय के साथ ना वो गाड़ी की मेंटेनेंस में, सर्विस में, पेट्रोल में खर्चा होता है भाई। उसमें आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवाओगे, उसमें खर्चा होता है भाई। ये सब चीज़ें होती है एक्सपेंसेस, यानी कि जो आपकी जेब से पैसा निकलवाती है। तो आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना है। मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा गाड़ी मत लो, बेशक आप ले सकते हो गाड़ी, आप लो, लेकिन तब लो आप जब उस चीज़ को 3 बार खरीद सको। एग्जाम्पल के तौर में अगर आपके पास अभी 60 लाख रुपए है ना, तो आप 20 लाख की कोई गाड़ी ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अभी इस वक्त 20 लाख ही है ना, तो कोई गाड़ी वाड़ी मत लो, इन्वेस्टमेंट करो। उल्टा वो आपको लॉन्ग टर्म में ना एसेट के थ्रू पैसा कमा के डालती रहेगी, डालती रहेगी, डालती रहेगी। छोटा एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ मैं, ठीक है। वही 2 बंदे हैं। पहले बंदे ने क्या करा, 20 लाख की प्रॉपर्टी ले ली, जहाँ पे ज़्यादा नहीं कह रहा मैं उसको, मंथली उसको 7 हज़ार की वहाँ से रेंटल, ठीक है, वहाँ से उसको रेंट आ रहा है 7 हज़ार का। दूसरे बंदे ने क्या करा, 20 लाख की ले ली गाड़ी, जहाँ पे उसका हर महीने का तेल का खर्चा 3 हज़ार, ईएमआई का खर्चा, सॉरी ईएमआई नहीं, उसका इंश्योरेंस खर्चा 1 हज़ार, बाकी 1 हज़ार खर्चा मेंटेनेंस का, 5 हज़ार भाई हर महीने उसकी जेब से पैसा जा रहा है। आपको बात समझ आ रही है? एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि जो आपकी जेब से पैसा निकलवाती है, और एसेट का मतलब होता है जो कि आपके पैसे जेब में डालती है। तो सोचो, अगर समझदारी में देखा जाए ना, पहला बंदा बहुत समझदार था भाई। उसने 20 लाख की प्रॉपर्टी ले ली, जिसका उसको अभी के साथ लॉन्ग टर्म में भी फायदा होगा। समय के साथ तो प्रॉपर्टी की कीमत और बढ़ेगी, है कि नहीं, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो 7 हज़ार उसके 12 हज़ार पहुंच जाएंगे। और समय के साथ जो सेकंड बंदा है, उसने जो कार ले रखी 20 लाख की, उसकी कीमत होगी कम। कीमत कम मतलब उसकी गाड़ी बन जाएगी खटारा, खराब, कोई नहीं चलाएगा उसकी गाड़ी। अगर बेचने भी जाएगा ना वो, अगर वो अपनी गाड़ी सेकंड हैंड, 1 साल बाद भी 30 से 40% गाड़ी की जो कीमत होगी ना, वो हो जाएगी कम। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जिसको आपको जो है अभी से अपनी लाइफ में लेना है समझ। मनी ट्रैप, मिडिल क्लास ट्रैप, इससे बाहर आओ भाई। समझो फाइनेंशियल नॉलेज क्या होती है, जो कि आपको मैंने बताया इस बारे में।